अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। जैसे कि आप लोग देखें कि हम चैप्टर नंबर 7 जो बायोटेक्नोलॉजी है, एमडीकेट बायोलॉजी का, उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें टॉपिक ए हमारा जो है वो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के। व्हाट इज़ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी? इसको हम जो है इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें से देखेंगे और हम ये देखेंगे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है इसके ज़रिए हम इंसुलिन जो है उसको भी जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसमें अगर आप सबसे पहले देखें तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है प्रोड्यूस किया जाता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए से मुराद ये है कि हम इसमें 2 डीएनए जो हैं उनको एक ही यानी कि वे में फर्दर आगे इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिसमें दोनों डीएनए होते हैं वो अलग अलग डिफरेंट सोर्सेज से होते हैं। ठीक है, यानी दोनों डीएनए जो होते हैं उनको हम इकट्ठा इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जबकि जो उनके सोर्सेज हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो हमारे पास जो कंप्लीट सेट बनता है डीएनए का वो होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो इस टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है इसमें हम डिफरेंट काइंड के जो एंजाइम्स है उसका इस्तेमाल करते हैं। इसके हमारे डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, प्रिंसिपल्स हैं इसके। ठीक है, तो उनको हम देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की, तो उसमें जैसे कि अगर हम बात करें तो हमें फॉलोइंग स्टेप्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं, जिसमें सबसे पहले जो है हमने ये देखना होता है कि हमारे पास हमारी पसंद का जीन कौन सा है, कि वो हम जीन चूज़ करेंगे जिसमें हमारा इंटरेस्ट होगा। ठीक है, तो उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो है उस जीन को जो कट करने के लिए हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो कौन से हैं। तो हमारे पास होते हैं मॉलिक्यूलर सीजर्स। इसके अलावा अब हमने ये देखना होता है कि जो हमने जीन ले लिया है तो उसको अब हमने किस जगह पे प्लेस कर कर आगे इंट्रोड्यूस करवाना है। तो वो प्लेस जिसमें हम जीन को इंट्रोड्यूस करवाते हैं वो हमारे पास होता है वेक्टर। यानी वेक्टर जो है वो किसी ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं या किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म को भी बोलते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जो वेक्टर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। तो वेक्टर जो है उस चीज़ को बोलते हैं जो किसी भी सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करे। और बायोलॉजी की लैंग्वेज में हम जो है लाइक जैसे कि अगर वेक्टर की बात करें तो वायरसेस जो हैं वो वेक्टर के तौर पर उनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये वो वेक्टर होते हैं जो लाइक अगर हम देखें तो हम जीन जो है उसको हम इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं किसी दूसरे होस्ट में, तो हम उसके लिए वेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उसके अलावा हम फिर आगे फर्दर एक्सप्रेशन चेक करेंगे कि हमारे पास एक्सप्रेशन जो है वो किस फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये स्टेप्स हैं। अब सबसे पहले अगर आप बात करें तो हम ये देखेंगे कि हाउ टू गेट अ जीन, कि आप जीन जो है उसको किस तरह से हासिल कर सकते हैं। क्लियर? तो हाउ टू गेट अ जीन, तो इसमें अगर आप देखें तो आप जो जीन है उसको क्रोमोसोम से भी आइसोलेट कर सकते हैं, क्रोमोसोम से आइसोलेट कर सकते हैं। क्लियर? इसके अलावा आप मैसेंजर आरएनए से भी आगे जो जीन है उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, और साथ में आप इसको लैब वगैरह में भी जो है वो आर्टिफिशियली तौर पर जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी केमिकली आप इसको जो है वो सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आप देखें तो क्रोमोसोम के ज़रिए हम उसको आइसोलेट कर सकते हैं। मैसेंजर आरएनए जो है इसके ज़रिए हम आगे जीन जो है उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप देखें तो हम जो है केमिकली भी इसको लेबॉरेटरी के अंदर जो है वो सिंथेसाइज कर सकते हैं। अब इस प्रोसेस में क्या होता है कि हमें वो जीन मिल जाता है जो हमारी इंटरेस्ट का होता है। ठीक है, क्योंकि हम वही जीन लेते हैं जो हमारी इंटरेस्ट का होता है। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम इंसुलिन का जो जीन है उस पर स्टडी करना चाह रहे हैं तो हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो इंसुलिन होगा। ठीक है, इंसुलिन का। तो इसी में अगर हम देखें तो डिफरेंट एंजाइम्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, लाइक अगर हम बात करें क्रोमोसोम की, तो क्रोमोसोम जो हैं इनके ऊपर लोकेट करते हैं जीन्स। ठीक है, तो हमें जिस टाइप का जीन चाहिए हम क्या करेंगे कि एक एंजाइम का यूज़ करेंगे। वो एंजाइम है रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। ठीक है, ये वो एंजाइम है जो क्या करता है कि क्रोमोसोम पर एक्ट करता है। ठीक है, और क्रोमोसोम पे एक्ट करने के बाद जो जीन है उसको ब्रेक करता है वहाँ से, और वो जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो क्रोमोसोम से आइसोलेट हो जाता है हमारे लिए। तो ये सारा रिएक्शन किसके मदद से होता है? रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस की वजह से। अब ये इसको रिस्ट्रिक्शन का नाम क्यों दिया गया? ये एक पूरा ग्रुप है एंजाइम का जिसे हम कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स।
ठीक है। अब ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं ये मोस्टली एग्जिस्ट करते हैं बैक्टीरिया वगैरह के अंदर, इनको यहाँ पे डिस्कवर किया गया मोस्टली। बैक्टीरिया में ये किस लिए होते हैं कि जो बैक्टीरिया में वायरल डीएनए जो आ जाता है, ठीक है, क्योंकि वायरस का जब अटैक होता है बैक्टीरिया के ऊपर तो वो इंजेक्ट करता है अपना वायरल डीएनए। तो ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या करते हैं कि इस वायरल डीएनए को कट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो आगे फर्दर बैक्टीरिया में डिजीज़ नहीं होती। तो सेम इसी वजह से जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं ये क्या करते हैं कि किसी भी सब्सटेंस को वहाँ पर कट कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज़ करते हुए हमने क्रोमोसोम से वो जीन जो है उसका पार्ट अलग कर दिया और वो हमारे पास जो है फिर ऑब्टेन हुआ हमारा जीन इंटरेस्ट का। क्लियर। इसके अलावा मैसेंजर आरएनए से हम जो है जीन को कैसे जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि मैसेंजर आरएनए जो है इससे भी हम जो है वो जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर मैसेंजर आरएनए जो है ये कन्वर्ट हो जाए डीएनए में, ठीक है। अब ये रिएक्शन जो है ये नॉर्मली तो नहीं होता, ठीक है जी। नॉर्मल हमारे पास रिएक्शन ये है कि डीएनए से आगे जो है वो बनता है आरएनए, ठीक है जी। ये हमारे पास होता है नॉर्मल प्रोसेस जिसे हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। जबकि अगर आप यहाँ पर देखें तो ये प्रोसेस जो है ये परफॉर्म हो रहा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का। तो फिर हम क्या करते हैं कि मैसेंजर आरएनए पे एक एंजाइम को एक्ट करवाते हैं। वो एंजाइम जो है हमारे पास होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। याद रहे कि हम यहाँ पर वायरस को जो है स्टडी नहीं कर रहे, हम जस्ट यहाँ पर ये देख रहे हैं कि हम मैसेंजर आरएनए पे एक एंजाइम जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वो एक्ट करवाते हैं और वो मैसेंजर आरएनए को कन्वर्ट कर देता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में। क्लियर। तो ये प्रोसेस जो है ये हमारे पास परफॉर्म होता है किसके ज़रिए, एक एंजाइम के ज़रिए। वो कौन सा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो इस प्रोसेस में फिर हमारे पास जो डीएनए प्रोड्यूस होता है उस डीएनए को हम कहते हैं सी डीएनए। क्लियर, यानी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो एमडीकैट में जो है पूछा जाता है कि वो डीएनए जो कि हम मैसेंजर आरएनए से प्रोड्यूस करते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से, तो वो हमारे पास कौन सा डीएनए होता है। तो हमारे पास सी डीएनए होता है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, ठीक है, सी डीएनए। तो ये आपने बात जो है ये याद रखनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अब हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट तो हमने जो है वो देख लिया कि हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड हो गया। अब हमने मॉलिक्यूलर सीजर्स जो हैं इनका इस्तेमाल करना है, ठीक है। जैसे कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो हैं वो मोस्टली जो है वो बैक्टीरिया के अंदर सबसे पहले उनको इंट्रोड्यूस किया गया और डिस्कवर किया गया कि वो उनकी प्रॉपर्टी कुछ इस तरह की थी कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं ये, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बात की कि बैक्टीरिया में अगर तो वायरल डीएनए एंटर हो गया है तो ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स उस वायरल डीएनए को कट कर देते थे, जिसकी वजह से वो आगे फर्दर जो है डिजीज़ कॉज नहीं होती थी उनमें। तो सेम जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं वो यहाँ पर भी जो है वो काम करती हैं कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो है वो पीस ऑफ डीएनए या कोई भी ऐसा जो जीन है उसको कट करते हैं। क्लियर। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि मॉलिक्यूलर सीजर्स हमारे पास क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस का काम आगे यहाँ पर क्या है। तो इसमें हम सबसे पहले स्टडी करें तो हमें ये पता चलता है कि अगर हम डीएनए की बात करें तो हमें पता है कि जो डीएनए है वो इन द फॉर्म ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, ठीक है, जिसमें ये हमारे पास जो है उसके अंदर नाइट्रोजनस जो बेसिस हैं वो अटैच होती हैं। क्लियर, इस तरह से। तो जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस है उसकी अगर हम बात करें तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस जो है उसका यहाँ पर थोड़ा सा फंक्शन लिखा है। सबसे पहले आप ये देखें कि इन 1970 Hamilton O. Smith at Johns Hopkins University isolated the first restriction enzyme. Bacteria produce a variety of such restriction enzymes which cut the DNA at very specific sites characterized by a specific sequence of 4 or 6 nucleotides arranged symmetrically in the reverse order. Such sequences are known as palindromic sequences, जो कि सीक्वेंस होती है डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स की। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि जो डीएनए के अंदर जो मौजूद न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनकी जो सीक्वेंस है वो क्या है, तो वो है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। So far, more than 400 such enzymes have been isolated, out of which about 20 are frequently used in recombinant DNA technology. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट कि 40 जो है वो
400 के करीब जो एंजाइम्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, जिन्हें रिस्ट्रिक्शन की क्लास में कंसिडर किया जाता है। उसमें से 20 टाइप्स के जो हैं वो हम यूज़ करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। क्लियर। इसके बाद अगर आप देखें तो हमारे पास, जैसे कि हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं, तो अब हमारे पास एक एंजाइम है जिसका नाम है ECOR1, ECOR1, ठीक है जी। ये कमनली यूज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के तौर पर यूज़ किया जाता है। अब ये इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? इसका इस्तेमाल किया जाता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को कट करके वो कन्वर्ट कर देता है किसमें, सिंगल स्ट्रैंडेड कॉम्प्लीमेंट्स में, ठीक है। क्योंकि जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स होते हैं, लाइक जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखें तो ये आपको 2 स्ट्रैंड्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो अब ये जब ECOR1 जो एंजाइम है, जो कि एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, वो क्या करेगा कि इसको आपस में, इसको यहाँ से कट कर देगा, इसका एक पार्ट यहाँ से कट करेगा, ठीक है। तो ये जो कटिंग होती है ये किसके ज़रिए होती है? ECOR1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के ज़रिए, ठीक है जी। Like ECOR1, a commonly used restriction enzyme, cuts double-stranded DNA when it has this sequence of bases at the cleavage site. Clear? तो जब, अब याद रखें कि एक होते हैं आपके पास sticky ends, sticky ends. What are sticky ends? इसके बारे में पूछा जाता है। देखें यहाँ पर अगर आप देखें ना, तो सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि एक आपके पास बेस इस तरह से, और तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपस में जो है वो स्टिक हुए हैं, ठीक है। यानी ये अटैचमेंट जो है, जिसमें जो हमारे पास बेसिस हैं, न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं, उनकी जो अटैचमेंट है वो इस तरह से होती है। तो जब रिस्ट्रिक्शन, ये जो ECOR1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये इसको कट करता है, तो एक साइड से उसको कट करता है ठीक है। लाइक हमने ये देखा कि इसने यहाँ से इसको कट कर दिया इतना, तो अब होगा क्या, इस फॉर्म में अगर आप देखें तो हमारे पास कुछ इस तरह से ये फॉर्म आ जाएगी, ठीक है जी। ये फॉर्म हमारे पास जो है वो ओरिजिनेट होगी, और सेम इस तरह से ये ऊपर वाला स्ट्रैंड होगा, और ये यहाँ पर जो है हमारे पास नीचे वाला स्ट्रैंड आ जाएगा, ठीक है, ड्यूरिंग कटिंग प्रोसेस। तो यहाँ पर ये पॉइंट्स अगर आप देखें, ये पॉइंट्स, ये जो आपके पास आ रहे, दीज आर द स्टिकी एंड्स, जिस पे फर्दर आगे जो है जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम जो है वो अटैच करते हैं, और फिर फर्दर हमारे पास जो रिएक्शन है वो कैरी आउट होता है। क्लियर। तो ये सारा जो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड की कटिंग है, और कटिंग से आगे फिर हमारे पास स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस होते हैं, जिस पे फिर फर्दर हम अटैचमेंट करवा देते हैं। अगर हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं, तो जीन ऑफ इंटरेस्ट जब हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो वो इन स्टिकी एंड्स पे जाकर उसकी अटैचमेंट होती है, फर्दर फिर आगे जो है वो प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है। तो ये जो रिएक्शन है ये किसके ज़रिए होता है? ECOR1 के ज़रिए। इट इज़ आ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्लियर। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास फिर आता है मॉलिक्यूलर कैरियर वेक्टर। अब हमने क्या किया है कि उसको लाइक हमारे पास जो जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया, अब हमने उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को किसी वेक्टर पे प्लेस करना है। अब हमने चूज़ करना होता है अपना वेक्टर, कि हमने वेक्टर जो है वो कौन सा लेना है, ठीक है। तो लाइक अगर हम वेक्टर की बात करें तो वेक्टर बहुत से जो है वो यूज़ होते हैं, जैसे रेट्रोवायरसेस जो हैं वो भी वेक्टर के तौर पर उनका इस्तेमाल होता है। इवन बैक्टीरिया के अंदर एक मौजूद होता है प्लास्मिड, वो प्लास्मिड जो है उसको भी हम एज ए वेक्टर के तौर पर जो है इस्तेमाल करते हैं। प्लास्मिड की ख़ास बात ये होती है कि प्लास्मिड जो है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है। लाइक यहाँ पर जो है अगर हम वेक्टर की बात करें, वेक्टर, तो वेक्टर जो है, हम जैसे कि ऑलरेडी हमने बात की कि अगर हम इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया की बात करें कि ह्यूमन इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, तो ह्यूमन जो इंटेस्टाइन है इसमें एक बैक्टीरिया जो है वो एग्जिस्ट करता है, और ये एक सिम्बियोटिक बैक्टीरिया है, और इसका नाम जो है वो है एस्केरिशिया कोलाई। तो इसमें जो है वो प्लास्मिड जो है उस डिस्कवर किया गया, और वो जो प्लास्मिड है उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि जो प्लास्मिड है वो प्लास्मिड
इसको हम यूज़ करते हैं एज ए वेक्टर के तौर पर, और प्लास्मिड जो है ये होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए। ठीक है जी। इसके अलावा जो प्लास्मिड है इसकी और इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं कि इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पाई जाती है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ठीक है जी। और इसके अलावा डिफरेंट इन्फेक्शंस के अगेंस्ट भी इसमें जो है रेजिस्टेंस पाई जाती है प्लास्मिड के अंदर। क्लियर। तो ये प्लास्मिड जो है इसका हम फिर इस्तेमाल करते हैं एज ए वेक्टर के तौर पर। क्लियर। तो इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। लाइक अगर हम प्लास्मिड के देखें तो वन ऑफ द प्लास्मिड्स डिस्कवर अर्लियर PSC101 हैज़ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन फॉर टेट्रासाइक्लिन। ये मैं आपको जो पॉइंट्स बता रहा हूँ ये अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये MDCAT में अक्सर पूछे जाते हैं कि एक हमारे पास प्लास्मिड जो है वो है PSC101, ठीक है, और एक आपके पास लिखा हुआ है PBR322, ठीक है जी। अब ये जो हैं ये दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है जी। लाइक जैसे कि अगर आप देखें कि PSC101 जो है इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होती है टेट्रासाइक्लिन के खिलाफ, ठीक है जी। और इसके अलावा अगर आप बात करें PBR322 तो इसमें जो है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पाई जाती है एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन इन दोनों के खिलाफ, ठीक है जी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सिर्फ आपने वो बताना है प्लास्मिड जिसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है वो पाई जाती है जीन, तो वो है टेट्रासाइक्लिन के लिए सिर्फ PSC101, और अगर एम्पिसिलिन एज वेल एज टेट्रासाइक्लिन तो इन दोनों के लिए जो है वो क्या होता है PBR322, ठीक है जी। यानी कि ये वो प्लास्मिड के जीन्स हैं जिनमें ये वो प्लास्मिड्स हैं जिनमें जीन्स पाए जाते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए, इसमें टेट्रासाइक्लिन के खिलाफ और इसमें जो है एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों के लिए, ठीक है जी। इसके अलावा वो कहता है कि इंसर्टिंग जीन ऑफ द इंटरेस्ट इन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन ऑफ प्लास्मिड PBR322 would enable separating out colonies of bacteria in a medium containing ampicillin and vice versa। क्लियर। तो इसमें अगर आप देखें नेक्स्ट स्टेप आ जाता है हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए का। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए की अगर आप बात करें तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है उसमें अब कुछ इस तरह से हमारे पास स्टेप्स हैं। लाइक फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है ये है क्लोनिंग ऑफ अ जीन। तो इसमें हम इंसुलिन को डिस्कस करेंगे। इंसुलिन में हम क्लोनिंग ऑफ जीन जो है क्लोनिंग ऑफ अ जीन इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। हमें पता है कि जो इंसुलिन है ये हमारे बॉडी में एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है, तो इसकी प्रोडक्शन के लिए जो जीन है उसमें हम जो है उसको स्टडी करेंगे। तो इसमें हम क्लोनिंग ऑफ अ जीन, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक लेते हैं हम सेल, ह्यूमन सेल, ठीक है, और एक जो है वो हम ले लेते हैं बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियम, ठीक है जी। एक हमने ले लिया ह्यूमन सेल और एक हमने ले लिया बैक्टीरियम सेल। क्लियर। फर्दर हमने क्या किया कि जो ह्यूमन सेल है यहाँ से हमने जो है आइसोलेट किया किसको, डीएनए को, ठीक है, ह्यूमन डीएनए को। क्लियर। और यहाँ से हमने जो है आइसोलेट किया किसको, प्लास्मिड को। क्लियर। लाइक इस तरह से जैसे कि आपके पास डायग्राम जो है उसमें भी शो है। तो ये हमने ले लिया एक तरफ, यहाँ से हमने आइसोलेट कर लिया प्लास्मिड, और ह्यूमन जो सेल था उससे हमने किसको आइसोलेट किया, डीएनए से। क्लियर। ओके। अब यहाँ पर एक काम ये हुआ कि हमने ये किया कि ह्यूमन सेल जो है यहाँ से हमने डीएनए को आइसोलेट किया। क्लियर। और यहाँ से हमने जो है बैक्टीरियम से क्या लिया,
प्लास्मिड। क्लियर, ये हमारे पास होगा प्लास्मिड और ये हमारे पास क्या है, डीएनए। अब यहां पर इस प्रोसेस पे क्या होगा कि हम एक एंजाइम एक्ट करवाएंगे, वो होगा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है जी। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा कि डीएनए, ये जो पूरा डीएनए है इसके इस पार्ट को कट कर देगा और यहाँ से इसका कुछ इतना सा पोर्शन जो है ये कट कर देगा, ठीक है जी। यानी दोनों पे एक्ट करवाएंगे तो इसका इतना पोर्शन जो है ये कट आउट हो जाएगा। लाइक ये हमारे पास जो है ये फिर आ जाएगा इस फॉर्म में। क्लियर, इसकी कुछ जो है वो ये फॉर्म आ जाएगी और इसका जो ये पीस हमारे पास बचा वो इस तरह से ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है जी। अब हमने क्या किया कि यहाँ पर हम एक एंजाइम यूज़ करेंगे, वो एंजाइम हमारे पास क्या होगा, वो होगा डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज जो है वो क्या करेगा कि इसको, ये जो डीएनए का एक पीस कट हुआ इसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवा देगा। तो ये हमारे पास फिर क्या बन जाएगा, लाइक अब आप इसको देखें तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये एक तो हमारे पास प्लास्मिड का ये पोर्शन आ गया ना, ये आ गया हमारे पास प्लास्मिड का पोर्शन, और अब इसको हमने इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाया था इस एंजाइम के ज़रिए, तो वो हमारे पास जो है वो ये पोर्शन आ जाएगा। क्लियर, तो ये अब जो हमारे पास बन गया, ये बन गया हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड या डीएनए। क्लियर, रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड। तो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए था वो ये हमारे पास जो है ये प्रोसेस हो गया। अब हमने ये क्या किया कि अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था उसको लेकर एक वेक्टर का यूज़ करते हुए हमने उसको जो है वो आगे फर्दर इसमें जो है वो इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। अब हमने ये क्या किया है कि हमारे पास जो ये आ गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए से हमने क्या करना है कि उसको एक बैक्टीरियल सेल जो है उसमें वो, क्योंकि बैक्टीरियल सेल आगे वर्क कर रहा होगा एज ए होस्ट के तौर पर, तो हम इस प्लास्मिड जो है इसको क्या करेंगे कि आगे फर्दर जो बैक्टीरियल सेल है यानी कि जो होस्ट है उसमें इंट्रोड्यूस करवा देंगे। तो अब आपने यहाँ पर देखा होगा कि हमारे पास जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था वो ये था, ठीक है, और हमारे पास जो प्लास्मिड था वो सिर्फ एक वेक्टर के तौर पर वर्क कर रहा है। कि हमने क्या किया कि जीन ऑफ इंटरेस्ट को लेकर इसमें जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है, और वो हमारे पास इस फॉर्म में आ गया। अब ये हमारे पास बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम जो है इंसर्ट करेंगे एक होस्ट में, ठीक है। वो होस्ट कौन होगा, वो होगा बैक्टीरियल सेल, ठीक है जी, लाइक इस तरह से। तो ये हमारे पास जो है आ गया होस्ट सेल। क्लियर, ये इस फॉर्म में। तो अब ये हमारे पास होगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, वो इंसर्ट हो, हमने इसको इंसर्ट कर दिया प्लास्मिड को, और साथ में जो बैक्टीरिया है उसका भी जो फर्दर आगे पोर्शन है डीएनए का वो इस तरह से हमारे पास अवेलेबल होगा। क्लियर, अब जैसे ही जो बैक्टीरिया है वो रेप्लिकेट करेगा, आगे से उसकी रिप्रोडक्शन होगी, तो इसकी न्यू कॉपीज़ बनती जाएंगी। जब इसकी न्यू कॉपीज़ बनती जाएंगी तो हमारे पास मल्टीपल जीन्स जो हैं इंसुलिन के वो ऑब्टेन होना शुरू हो जाएंगे एज ए प्रोडक्ट के तौर पर। क्लियर, तो इस तरह से लाइक जैसे कि क्योंकि बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया जब डिवाइड करता है तो उससे 2 न्यू बैक्टीरिया बनते हैं जो कि डॉटर सेल्स होते हैं और वो आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट के लिहाज से। और इनमें क्योंकि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मुराद ये है कि इनमें जो जेनेटिक मेकअप है वो दोनों का सेम होता है। क्लियर, तो इसी वजह से हम इसका भी इस्तेमाल करते हैं और हमारे पास जो है वो मल्टीपल कॉपीज़ जो है जीन ऑफ इंटरेस्ट की वो हमारे पास आती जाएंगी। क्लियर, तो ये हमारे पास था क्लोनिंग ऑफ अ जीन। इसके बाद अगर हम देखें तो एक्सप्रेशन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इसमें अगर आप देखें तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, वो मैं आपको आपकी बुक से बता देता हूँ। लाइक जैसे कि सबसे पहले आपको पता है क्लोन का, कि अ क्लोन कैन बी अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्लोन जीन्स और सेल्स, क्लोन बैक्टीरिया और ऑर्गेनिजम्स दैट आर आइडेंटिकल टू एन ओरिजिनल स्पेसिमेन। क्लियर, अब जो क्लोन है, अब आपने यहाँ पे चेक करना है कि जो हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया उसमें अब हमने वेक्टर का जो इस्तेमाल किया है वो 2 वेक्टर हैं, जिसमें एक हमने वेक्टर लिया वायरस और दूसरा वेक्टर हमने लिया प्लास्मिड। अब यहाँ पे प्लास्मिड के ज़रिए तो आपने देख लिया कि प्लास्मिड के ज़रिए जो है ये कैसे काम होता है। क्लियर,
लाइक जैसे कि ह्यूमन सेल जो था उसमें से हमने डीएनए को आइसोलेट किया, यहाँ से हमने प्लास्मिड को आइसोलेट किया। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल करते हुए हमने इनके जो पीसीज हैं उनको कट किया। इसके बाद हमने इंट्रोड्यूस करवाया डीएनए लाइगेज को। यहाँ पर डीएनए लाइगेज ने क्या किया कि ये जो हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट था, हमारे पास ये डीएनए का पीस, ये उसने अटैच करवा दिया किसके साथ, प्लास्मिड के साथ। तो हमारे पास बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने इंसर्ट कर दिया होस्ट सेल में। जब वो होस्ट सेल डिवाइड करेगा तो हमारे पास मल्टीपल कॉपीज जो हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट की वो प्रोड्यूस होंगी। तो ये हम जो है वो डिस्कस कर रहे थे इंसुलिन के हवाले से। क्लियर? ये तो हमने देख लिया कि हमारे पास जो वेक्टर है वो प्लास्मिड है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो वेक्टर है वो अगर वायरस हो तो फिर प्रोसेस जो है वो किस तरह से परफॉर्म होगा। लाइक अब हम बात करेंगे इसके जो एक्सप्रेशन है उसकी। अगर आप जो फिगर है उसको देखें तो उसमें जो फर्स्ट फिगर है वो तो प्लास्मिड डीएनए की ही बताई हुई है, रिमूवल ऑफ वेक्टर, क्या आपने वेक्टर को रिमूव किया बैक्टीरिया से जो कि आपका प्लास्मिड था, और सेम प्रोसेस जो है वो वही है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो क्या है कि इसमें दो आपके पास पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। एक है आपके पास लैम्डा फेज। क्लियर? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो हमारे पास एक यानी कि बैक्टीरिया को ज़्यादा परमिएबल करने के लिए कि वो जल्दी जो है वो एक्सेप्ट कर ले, ठीक है, प्लास्मिड को, तो वो है हमारे पास एक सब्सटेंस है जिसे हम यूज़ करते हैं, वो है कैल्शियम क्लोराइड। अगर आपसे पूछा जाए कि कैल्शियम क्लोराइड का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, तो वो हम करते हैं बैक्टीरिया को ज़्यादा तौर पर जो है वो परमिएबल करने के लिए। ठीक है जी। इसके अलावा हम देखेंगे अब कि अगर तो हमारे पास अब जो है वो वेक्टर जो है वो वायरस है तो फिर क्या होगा। ठीक है, लाइक अगर हम फेज की बात करें, क्योंकि जो फेज है वो हमारे पास लाइक अगर हम बैक्टीरियो फेज की बात करते हैं, लैम्डा फेज, तो लैम्डा फेज में हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो बैक्टीरिया जो है उसका होस्ट होता है। ठीक है, यानी ऐसा वायरस है जिसका जो होस्ट है वो बैक्टीरिया है। क्लियर? तो इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास ये शेप है उसकी, ये हमारे पास क्या होगा, वायरस। क्लियर? अब वायरस जो है इसके अंदर होगा अपना डीएनए, वायरल डीएनए। ठीक है जी। अब हमने क्या किया कि इसको यहाँ से इस वायरल डीएनए को हमने जो है वो क्या किया कि यहाँ से आइसोलेट करवा लिया। ये हमारे पास क्या आ गया, वायरल डीएनए। ठीक है जी, वायरल डीएनए। अब ये जो वायरल डीएनए ये हमारे पास एक्ट करेगा एज ए वेक्टर के तौर पर। क्लियर? और साथ में ही दूसरी तरफ अगर आप देखें तो आपके पास आपने आइसोलेट कर रखा हुआ है जीन ऑफ इंटरेस्ट। जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपने आइसोलेट कर रखा हुआ है। ठीक है, लाइक कोई भी आपके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट है, लाइक जिसे हम ये कह देते हैं कि ये आपके पास एक जीन ऑफ इंटरेस्ट पड़ा हुआ है। क्लियर? अब आपने क्या किया है कि ये जो वेक्टर आपने लिया इसका एक जो छोटा सा पीस है उसे हम कट करेंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के ज़रिए। तो लाइक अगर हमारे पास ये इस फॉर्म में आ जाता है, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे कि अब हमारे पास वायरल डीएनए का जो पीस है वो कट हो गया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के ज़रिए। अब दूसरा स्टेप क्या करेंगे कि डीएनए लाइगेज का इस्तेमाल करते हुए हम जो है इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ पर जो है वो प्लेस करेंगे। तो ये हमारे पास जो है वो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, लाइक दिस वन। क्लियर? तो ये हमारे पास जो है ये क्या आ गया, आगे हमारे पास रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड। क्लियर? रिकॉम्बिनेंट जो है हमारे पास वेक्टर आ गया जो कि क्या था, वायरल डीएनए। तो सेम इस तरह से हम फिर इसको फर्दर आगे जो है होस्ट में इंट्रोड्यूस करवाएंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, और वो होस्ट जो है वो बैक्टीरिया होगा। वहाँ पर जाते ही जो इसकी मल्टीपल जो कॉपीज़ बनेंगी वायरस की, ठीक है, और वो वायरस जो है उसमें फिर हमारे पास जो जीन ऑफ इंटरेस्ट जो हमने इंट्रोड्यूस करवाया ये फर्दर इसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनेगी। क्योंकि सेम इस तरह से होता है कि जब हम इस वायरल जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया है, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जब हम होस्ट में इंसर्ट करेंगे तो होस्ट इसका क्योंकि बैक्टीरिया है तो ये है वायरल, तो इस
इस वजह से इसके जो कॉपीज़ आगे बनेंगी वो वायरसेस होंगे। तो जितने नए वायरसेस बनेंगे हर एक वायरसेस के साथ हमारे पास ये जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है इसकी कॉपी बनती जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास मल्टीपल कॉपीज़ जो है वो ऑब्टेन्ड होती जाएंगी। क्लियर। तो इस तरह से अगर हम वेक्टर का इस्तेमाल करें एज ए वायरस, तो वायरल डीएनए को वेक्टर के तौर पर इस्तेमाल करें तो उसका ये मेथड है, और अगर हम प्लास्मिड का इस्तेमाल करें तो उसका जो है वो दूसरा मेथड है। तो ये हमारे पास जो था एक कंप्लीट इसका फेजेस है, एक इसके यानी कि स्टेप्स हैं जिसमें हम किस तरह से तो ये हमारे जो है स्टेप्स हैं, और ये हम देख लिया हमने कि हम किस तरह से डिफरेंट स्टेप्स जो है उनको परफॉर्म करते हुए जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, और फिर फर्दर उससे आगे मल्टीपल कॉपीज़ जो हैं वो जनरेट कर सकते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने वाले यही हैं कि आप किस तरह से जीन ऑफ इंटरेस्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं, आपके पास डीएनए को कट करने के लिए कौन सा एंजाइम है, इसके अलावा आपको जो डीएनए के जो साथ यानी कि अटैच करने के लिए कौन सा एंजाइम है वो है आपके पास डीएनए लाइगेज, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स को अटैच करने के लिए, न्यूक्लियोटाइड्स को अटैच करने के लिए। इसके अलावा आपको स्टिकी एंड्स का पता होना चाहिए, ठीक है, और साथ में आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप मैसेंजर आरएनए से डीएनए को सिंथेसाइज कर रहे हैं तो उसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व है वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो इससे प्रोड्यूस होने वाला डीएनए कौन सा होगा, वो होगा cDNA। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा प्लास्मिड्स की जो दो टाइप्स हमने पढ़ी वो है एक PSC101, तो उसमें जो है वो जीन रेजिस्टेंस होती एक ऐसे जो है जीन्स हैं इनमें रेजिस्टेंस होती है एंटीबायोटिक के खिलाफ, और वो है टेट्रासाइक्लिन। और इसके अलावा अगर आप दूसरा देखें तो PBR322 हैज़ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन फॉर टेट्रासाइक्लिन एज वेल एज एम्पिसिलिन। क्लियर। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इसके अलावा जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हमने जो डिस्कस किए यहाँ पर, ठीक है, वो हमारा यहाँ पर जो ये कंप्लीट इसका जो टॉपिक था वो क्लियर हो गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपने बस याद रखने हैं, ठीक है। तो आपका ये टॉपिक जो है ये क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक्स।